कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे। जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता, परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं, और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है। मोदी सरकार जल्द लाएगी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, उसी के लिए अमित शाह ने एक घोषणा की है और बताया है कि किस तरीके से नई नीति आएगी और उसके बाद आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकेगी। हमें आतंकवाद, आतंकवादियों और उनकी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है और इसीलिए हम जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति लाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए नई एंटी टेररिज्म पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। वह हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2024 में बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये प्रतिबद्ध किया कि भारत जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति के साथ सामने आएगा। यद्यपि आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार हुआ है, यह भी सच है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद की उभरती प्रकृति से जूझती रहती हैं। एयरलाइंस, होटलों, स्कूलों और मॉल में हाल ही में मिली फर्जी धमकियों आतंकवाद के विभिन्न रूपों का एक उदाहरण है और ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए देश के कानून की क्षमता कम नजर आती है। जैसे कि गृह मंत्री ने ठीक ही उल्लेख किया है कि आतंकवाद भौगोलिक सीमाओं और क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों का पालन नहीं करता, जैसा कि हमारी पुलिस व्यवस्था काम करती है। इस लेख का उद्देश्य प्रस्तावित आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करना है। टेररिज्म तभी समाप्त हो सकता है, हम इसके खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ, कम से कम नुकसान के साथ तभी लड़ सकते हैं जब थाना से लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख तक पूरी हमारी पुलिस की व्यवस्था इसके लिए जागरूकता लाए और एक साथ काम करे, और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं फिर से कई बार कह चुका हूं आप लोगों के सामने, मगर अंत में फिर से एक मैं बात कहना चाहता हूं। दो चीजों पर मेरा आग्रह है। मैक के प्लेटफॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन साझा कीजिए, और आपके अप्रोच के अंदर बहुत पुराने समय में नीड टू नो का जो एक ध्रुव वाक्य बन गया है, इसको बदलकर नीड टू शेयर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू शेयर तक ले जाइए। अब इंफॉर्मेशन छुपाने से इतने बड़े देश में टेररिज्म के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। आतंकवाद ने पिछले 50 वर्षों में अधिकांश देशों को प्रभावित किया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आतंकवाद की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। आपका आतंकवादी मेरा स्वतंत्रता सेनानी है, जिसे अक्सर किसी भी सूक्ष्म परिभाषा को स्वीकार नहीं करने के कारण उसके रूप में अद्भुत किया जा सकता है। इस्लामी चरमपंथी अल-कायदा द्वारा शानदार लेकिन खतरनाक 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद पर आक्रामक अमेरिकी नेतृत्व में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म देखा। यह सफल भी हुआ क्योंकि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत झोंकी, आतंकवाद के खिलाफ नई नीति लेकर आए। पिछले 20 वर्षों में आतंकी हिंसा के स्तर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आतंकवाद दुनिया भर के एक या दूसरे तरीके से पनपा है। प्रत्येक देश ने बड़े पैमाने पर आतंकवाद का मुकाबला अकेले ही किया है और जमीनी स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए एक निश्चित
योजना के साथ आने के लिए राष्ट्रों के बीच बहुत समन्वय नहीं हो पाया है। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की स्वीकार्य परिभाषा के विचार की वकालत करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत अधिक सहमति नहीं बन पाई है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आतंकवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य से परिभाषित करना है। भारतीय सेना के उप पारंपरिक सिद्धांत जो 2006 में प्रकाशित हुए और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए ने परिभाषित किया कि आतंकवादी गैर कानूनी उपयोग या बल का धमकी भरा उपयोग या लोगों या संपत्ति के खिलाफ हिंसा है। सरकारों या समाजों को आतंकित करने, मजबूर करने या डराने के लिए यह अक्सर राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा जल्द ही किसी समय आने की संभावना नहीं है, लेकिन भारतीय सेना द्वारा प्रचारित परिभाषा को हमारे तत्काल और मध्यम अवधि के कानून दायित्वों को पूरा करने में सूक्ष्म है। भारतीय सेना को आजादी के बाद आतंकवाद से लड़ने का अनुभव है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर 1947-48 के जनजातीय आक्रमण जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में आतंकवाद से निपटने का शानदार अनुभव है। सेना आज भी जम्मू और कश्मीर और भारत के उत्तर पूर्व में आतंकवाद से निपटने के लिए लड़ रही है और इस प्रकार भारतीय सेना को भारत की किसी भी भविष्य की सीधी रणनीति में शामिल रहना होगा। नीति में अलग महत्वपूर्ण कदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से चित्रित करना चाहिए। केंद्र और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र दोनों स्तर पर बड़ी संख्या में एजेंसियों सामने आई हैं और कई बार वे परस्पर विरोधी उद्देश्यों पर कार्य करती हैं और कभी-कभी आपस में अधिक तालमेल नहीं बिठाती, जबकि सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों के बीच सीधी फोर्स के रूप में नामित किया गया है। 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नई सिटी नीति को आतंकवाद के नजरिए से मानव अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मानव अधिकार बीच में आ जाते हैं किसी भी आतंकवादी घटना के, उसमें मानव अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की भी वकालत की गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एचआर का मुद्दा सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी बाधा रहा है। सिटी अनिवार्य रूप में जो ग्रे जोन युद्ध का एक रूप है, जहां सब कुछ कागज पर लिखे काले और सफेद में नहीं होता। बुनियादी एचआर के विपरीत जो एक अपराधी के लिए उपलब्ध है, एक आतंकवादी को केवल एचआर उतनी ही ढाल दी जा सकती है और जो पूरे समाज को प्रभावित करने वाले संकट के खिलाफ मजबूत कार्रवाई को सही ठहराती है। यहाँ कानून निर्माताओं, न्यायपालिका और मानव संसाधन कार्यकर्ताओं को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए। तेजी से आंतरिक सुरक्षा में एचआर की सुरक्षा मुश्किल हो गई है। इसका एक उद्गम हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का वर्तमान युद्ध है, जहां तक कि अमेरिका ने आतंकवाद पर अपने वैश्विक युद्ध के दौरान एचआर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मानवाधिकारों का सूक्ष्म और यथार्थवादी अनुप्रयोग आवश्यक है। नई नीति का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा केंद्र राज्य समन्वय और तालमेल होने जा रहा है। राज्यों की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में असंगत के कारण बनती है। भारत की संघीय ढांचे एक बड़ी विफलता रही है। कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद जो किसी भी सीमा का पालन नहीं करता वह विशुद्ध रूप से राज्य का विषय नहीं हो सकता। राज्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मानते हैं और अक्सर यह सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच टकराव का कारण बनता है। गृह मंत्री का यह आश्वासन स्वागत योग्य है कि नई नीति किसी भी तरह से राज्यों के अधिकारों को कम नहीं करेगी। प्रस्तावित मॉडल आतंकवाद विरोधी दस्ते और मॉडल स्पेशल टास्क फोर्स साझा संरचनाओं और प्लेटफॉर्मों को लाने के लिए एक अच्छा कदम प्रतीत होता है, जिन्हें राज्यों द्वारा आतंक से लड़ने के लिए अधिक कुशलता से अपनाया जा सकता है। यहाँ मैं एटीएस और एसटीएफ के हिस्से के रूप में अनुभवी सेना अधिकारियों को राज्यों,
प्रतिनियुक्ति का सुझाव देना चाहूंगा। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी ढांचों पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की स्पष्ट सीमाएं हैं, जैसा कि एयरलाइन के खतरों की धमकी के वर्तमान चरण के दौरान अनुभव किया गया कि विमानन मंत्री जो सार्वजनिक तौर पर कहना है कि केंद्र इस तरह के खतरे से निपटने के लिए कानून बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आदर्श रूप से भारतीय न्याय संहिता में आवश्यक प्रावधानों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक सर्वव्यापी कानून की आवश्यकता है। एक अच्छा उदाहरण सशक्त बल विशेष अधिकार नियम AFSPA है, जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में काम करते समय सेना के कर्मियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि कुछ HR कार्यकर्ता अक्सपा के प्रावधानों को कठोर कह सकते हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सेना ने न्यूनतम क्षति के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई में बहुत कुछ हासिल किया है। केंद्र को अगले साल सभी तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए संशोधित कानून लाना चाहिए। जिस तरीके से इस कानून के बनाने की बात चल रही है, तो निश्चित ही आने वाले समय में देखा जा सकेगा कि जिस तरीके से राज्य, केंद्र और HR सभी मिलकर एक ही नीति पर काम करेंगे कि आतंकवाद को कम किया जा सके और आतंकवादी घटनाओं को रोककर सुरक्षा प्रदान की जा सके। उसी के लिए नई आतंकवादी नीति बनाई जा रही है। देखना होगा यह नीति कब तक भारत के अंदर लागू होती है, और यदि यह नीति लागू होने के बाद सभी राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल बनता है, तो निश्चित ही आतंकवादी घटनाओं में आने वाले समय में कमी देखने को मिलेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।